संकुलों के गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे हमने। पिछले टर्म पे हमने संकुलों के रंग गुण के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें हमने दो प्रभाव वहाँ पर देखे हैं, एक तो डीडी संक्रमण, दूसरा है आवेश स्थानांतरण। नेक्स्ट है संकुलों के चुंबकीय गुण की व्याख्या या चुंबकत्व की व्याख्या। देखिएगा, हमने सेकेंड ईयर में भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है और यहाँ भी हम CFT पढ़ रहे हैं। हमने ये पढ़ा है कि यदि किसी संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह संकुल अनुचुंबकीय होगा, उसमें चुंबकीय गुण होंगे, और किसी संकुल में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें चुंबकीय गुण नहीं होंगे, अर्थात वो प्रतिचुंबकीय होगा। इसकी व्याख्या हम CFT से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम CFT के आधार पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आसानी से ज्ञात की जा सकती है, और किसी संकुल के लिए केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में निम्न संबंध होता है। देखिएगा आप, इस सूत्र की सहायता से हम संकुल में चुंबकत्व की व्याख्या ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय गुण या चुंबकत्व का मालूम कर सकते हैं। म्यू ये चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है, रूट N कोष्टक N+2 Bm बोहर मैग्नेटॉन या डेवाई के रूप में नापते हैं। यहाँ पर ये म्यू तो चुंबकीय आघूर्ण है, N यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब माना कि D1 विन्यास है, एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं। माना कि किसी संकुल में D1 विन्यास है। अब चूंकि D1 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है केवल, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो N बराबर 1 हो जाएगा, और उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण हम जब निकालेंगे तो इस सूत्र में N की जगह पर 1 रख देंगे तो चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। म्यू बराबर रूट 1+2 रूट 3 बराबर 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम किसी भी संकुल में चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकत्व की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट है संकुल यौगिक की ज्यामिति की व्याख्या। देखिएगा, अधिकांश धातु जो है वो अष्टफलकीय संकुल का ही निर्माण करते हैं। अष्टफलकीय संकुल का निर्माण इसलिए करते हैं क्योंकि अष्टफलकीय संकुलों में धातु और लिगेंड के मध्य में 6 उपसहसंयोजक बंध बनते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में CFSE मुक्त होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मुक्त होती है, और संकुल स्थायी होता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में धातु वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय संकुलों का भी निर्माण करते हैं। यदि लिगेंड प्रबल हो तो D8 विन्यास वाले धातु आयन वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं, जबकि D0 व D10 विन्यास वाले चतुष्फलकीय संकुलों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है जॉन टेलर प्रभाव। देखिएगा, CFT में हमने पढ़ा है कि जब भी धातु आयन लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है तो CFSE मुक्त होती है। CFSE जितनी ज़्यादा मुक्त होगी, संकुल उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा, और CFSE कम होगी, संकुल का स्थायित्व कम होगा। और CFSE क्यों मुक्त होती है? क्योंकि हमने CFT में पढ़ा है कि जब भी धातु के संपर्क में लिगेंड आता है तो D कक्षकों का विभाजन हो जाता है, जिससे T2G और EG कक्षक बनती है। T2G और EG कक्षक बनेगी तो उसमें ऊर्जा के मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होने के कारण संकुल स्थायी होता है। लेकिन यदि T2G और EG कक्षक और ज़्यादा विभाजित हो जाए और T2G और EG का भी आगे विभाजन हो जाए तो उससे संकुल में अतिरिक्त स्थायीकरण हो जाता है, जिसे हम जॉन टेलर प्रभाव कहते हैं। अब यदि जॉन टेलर प्रभाव की परिभाषा देना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि संकुलों में T2G व EG कक्षकों का अतिरिक्त विभाजन या एक्स्ट्रा जो पार्टिसिपेशन है, डिवाइडेशन है, वो जॉन टेलर प्रभाव कहलाता है। आप एक उदाहरण से समझिएगा। एक संकुल है, ये D कक्षक है। जैसे ही इस धातु आयन के संपर्क में D कक्षक के संपर्क में लिगेंड आएंगे संकुल बनाने के, तो ये दो भागों में बंट जाएगी, T2G और EG दो भागों में बंट गया। लेकिन यदि ये T2G और EG कक्षक में Z अक्ष से जुड़े हुए लिगेंडों की दूरी बढ़ा दी जाए, धातु व Z अक्ष से जुड़े हुए लिगेंडों की दूरी बढ़ा दी जाए, तो वहाँ पर कम प्रतिकर्षण होगा। कम प्रतिकर्षण होगा तो वहाँ पर T2G व EG कक्षकों का और ज़्यादा विभाजन हो जाएगा। आप इस डायग्राम में देखिएगा,
ये जो 3 कक्षक है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, तो जेड अक्ष से जुड़े हुए लिगेंड जब दूर चले गए हैं तो उनमें प्रतिकर्षण कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा तो उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा आप डी एक्स जेड, डी वाई जेड, इनकी ऊर्जा घट गई है और डी एक्स वाई की ऊर्जा बढ़ गई है। तो देखो T2G कक्षक का भी विभाजन हो गया है, डी एक्स वाई में, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, तो T2G का आगे विभाजन हो गया है, इसे जॉन टेलर प्रभाव कहते हैं। इसी प्रकार आप EG में देखिएगा, ये डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर जेड अक्ष से जुड़े हुए लिगेंड दूर चले गए हैं तो इनकी ऊर्जा घट जाएगी। तो यहाँ पर डी जेड स्क्वायर कक्षक की ऊर्जा घट गई है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ऊर्जा बढ़ गई है। अब देखिएगा आप, यहाँ पर T2G का आगे विभाजन हुआ है लेकिन इससे ऊर्जा में कोई खास अंतर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि निम्न ऊर्जा की कक्षक भी भरी हुई है, उच्च ऊर्जा की कक्षक भी भरी हुई है, इसलिए ऊर्जा में कोई खास अंतर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर विभाजन से ऊर्जा में अंतर आ गया है, क्योंकि ये निम्न ऊर्जा की कक्षक है, ये उच्च ऊर्जा की कक्षक है। निम्न ऊर्जा की कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है जबकि उच्च ऊर्जा की कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात निम्न ऊर्जा की कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा की कक्षक में होंगे उतनी ज़्यादा CFSE मुक्त होगी और संकुल उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि T2G व EG कक्षकों का आगे और विभाजन जॉन टेलर प्रभाव कहलाता है। अब आता है CFT के उपयोग, अर्थात क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी पढ़ी है उसके उपयोग क्या है। तो देखो CFT के आधार पर हमने अभी अभी गुण पढ़ रहे हैं। एक तो संकुल में रंग गुण की व्याख्या कर सकते हैं, कोई संकुल कलर्ड है या कलरलेस है इसकी व्याख्या कर सकते हैं, और इसका निर्धारण हम DD संक्रमण या आवेश स्थानांतरण के आधार पर कर सकते हैं। हमने शुरू में ही पढ़ा है डी कक्षकों की आकृति की व्याख्या कर सकते हैं। जब CFT का अध्ययन चालू किया हमने तभी हमने डी कक्षकों की आकृति को अच्छी तरीके से पढ़ लिया गया है। चुंबकीय गुणों की व्याख्या इसके द्वारा कर सकते हैं। हम CFT के आधार पर डी कक्षक में या कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी तो हम चुंबकीय गुणों की व्याख्या भी कर सकते हैं। इसके अलावा संकुल यौगिक की ज्यामिति की व्याख्या कर सकते हैं। देखिएगा, जब हम CFT पढ़ते हैं तो संकरण का अध्ययन करते हैं, और जब संकरण की जानकारी हमें मिल जाएगी एग्जैक्ट, तो संकुल की ज्यामिति की जानकारी भी हमें मिल जाएगी। इस तरीके से CFT के माध्यम से हम ज्यामिति का निर्धारण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है CFT की कमियां। CFT की क्या कमियां रही? देखिएगा, हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले वर्नर की थ्योरी पढ़ी है, फिर वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, और फिर CFT पढ़ते हैं। वर्नर की जो थ्योरी है उसमें कमियां रह गई है, उसको वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ने दूर की है, और वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की जो कमी रही है उनको CFT ने दूर की है। लेकिन इसके बावजूद भी CFT की भी कुछ कमियां रह गई है, और वो कमियां क्या है? तो नंबर 1 कमी तो ये है कि CFT धातु व लिगेंड के जो बंध है उसको 100% आयनिक मानता है, अर्थात धातु और लिगेंड के बीच में जो बंध है उस CFT के अनुसार 100% आयनिक है। जबकि ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ESR स्पेक्ट्रम से ये ज्ञात होता है कि धातु और लिगेंड के बीच में जो बंध है उसमें 70% आयनिक गुण है व 30% सहसंयोजक गुण है। तो इसकी व्याख्या CFT नहीं करती। इसके अलावा CFT में लिगेंडों के लिए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी दी गई। हमने पूर्व में अध्ययन किया है, लिगेंडों को उनकी प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित किया गया, जिसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहते हैं। उसमें कुछ लिगेंड बहुत ज़्यादा प्रबल है, कुछ दुर्बल है, कुछ मध्यम श्रेणी के लिगेंड है। अब कौन सा लिगेंड प्रबल किस आधार पर लिया गया है, दुर्बल किस आधार पर लिया गया है, इसकी व्याख्या भी CFT नहीं करता। नेक्स्ट है CFT केवल डी कक्षकों की बात करता है। हमने शुरू में देखा है CFT का अध्ययन करने से पहले हमने डी कक्षकों की आकृति का अध्ययन तो अच्छी तरीके से किया है, लेकिन S और P कक्षकों की बात नहीं करता, जबकि संकरण में S व P कक्षकों का भी बराबर योगदान होता है।
CFT के आधार पर हम ये भी ज्ञात नहीं कर सकते कि अलग अलग संकुलों में धातु व लिगेंड के बीच में जो बंध है उसकी सामर्थ्य क्या है, किन संकुलों में बंध सामर्थ्य ज़्यादा होगी, किन संकुलों में बंध सामर्थ्य कम होगी। इसकी व्याख्या CFT के आधार पर नहीं की जा सकती। थैंक यू।